करें स्टार्ट। 3 2 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी का पूरा जो मैथ्स का सिलेबस था कोशिश की कि उसका आधा पढ़ भी लें और वाकई आधा तकरीबन हमने पढ़ लिया था। तो कोई ऐसा टॉपिक जिसमें इशू आया हो, जो पहले 5 चीज़ें जो आपने पढ़ी थी आपने रिवाइज़ करते हुए कोई सवाल ना आया हो? क्या अलजब्रिक वाला? भला क्या? नंबर्स एक मिनट लाइन वाइज चलते हैं। नंबर्स में किसी को कोई इशू? नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में समझ नहीं है। मल्टीपल्स की एग्जांपल देखें। आपके साथ आपके पास मल्टीपल कुछ नंबर्स हैं 5 और 6। आपने देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के टेबल्स में आते हैं। 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 5 12 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60, 5 15 ज़ा 90, नहीं 15 से भी नहीं, 5 कितने ज़ा भला 90, 5 18 ज़ा 90 और 6 15 ज़ा 90। तो आपने वो नंबर्स ढूंढने जो कि आपके एटलीस्ट ये जो 2 नंबर आपके पास हैं इन सारों के टेबल्स में आते हैं। इसी तरह 2 और 3 के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन का क्या मतलब है? जो दोनों में चीज़ बराबर हो। और मल्टीपल्स का क्या मतलब है? जो दोनों मल्टीप्लाई होते हों उनसे। इसका सवाल आपके सामने इस तरह बन के आ सकता है कि 7 और 9 ये 2 फिगर्स हैं, बताएं इनमें से कौन सा वाला इसका कॉमन मल्टीपल है? 61, 62, 63 या 64? इस तरह के सवाल आ सकते हैं। यस। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सीक्वेंसेस, अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स। अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स इधर मसला है? अच्छा जी, बोलें ज़रा। फॉर्मूला, आपके साथ कोई ऐसा फॉर्मूला आपने आइडेंटिफाई करना होगा जिसमें आप n की वैल्यू पुट करें तो ये वाली फिगर्स आ जाएं। फॉर एग्जांपल इन तीनों में से कोई एक सीक्वेंस सेलेक्ट करें। वेयर इज द मार्कर? दोपहर को तो उधर मार्कर पड़े होते थे, यहाँ कोई मार्कर पड़ा नजर आ रहा है किसी को? वापस आ गया हूँ, मेरे हाथ में 2 मार्कर्स हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि इनमें से कोई एक सीक्वेंस, जैसे फॉर एग्जांपल 3 9 27 और 81, तो हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट आ जाए जिसमें हम n की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आ जाए। तो ये क्या आपके पास इक्वेशन है? n रेज़ टू पावर 3। अब आप n की पावर अगर 1 रखें, 1 रेज़ टू पावर 3 क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन अगर आप 1 n2 रख लें, 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होगा? नहीं, एक मिनट, n आपने रखना है भला क्या? सॉरी, 3 रेज़ टू पावर n है, उल्टा हम पढ़ रहे हैं। 3 रेज़ टू पावर n। अब n 1 रखें, 3 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है? 3। 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? रेज़ टू पावर 6। 3 3 ज़ा 9। 3 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? तो क्या ये सीक्वेंस नहीं बनती चली जा रही? तो ये 3 रेज़ टू पावर n आपको बता रहा है कि इस n की जगह कुछ भी पुट कर दो, आपकी ये सीक्वेंस बनती चली जाएगी। ऊपर वाला सीक्वेंस भी देख लेते हैं। 1 4 9 16, ये भी जरा देखा देखा, ये n रेज़ टू पावर 2। अब n रेज़ टू पावर 2 कोई भी आप नंबर, हम ये जो कर रहे थे 1 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है? 1। अगर हम 3 के बजाय 2 कर दें, 1 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 1 नहीं। 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? 4। तो क्या ये वाली सीक्वेंस नहीं बन रही? 3 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है? तो यही सीक्वेंस इस तरह बन जाएगी अगर आप n रेज़ टू पावर 2 रखेंगे, और अगर 3 रेज़ टू पावर n आप रखेंगे तो ये सीक्वेंस नंबर 3 बन जाएगी। और इस पहले वाला भी देख लें। n इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। 0 3 ज़ा क्या होता है? 0। 0 प्लस 2 क्या होता है? तो ये 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या इस सीक्वेंस की पहली टर्म 2 है? हाँ जी है। अब अगर हम n रखें 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3, क्या बनेगा? 2 प्लस 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। तो 2 प्लस 3 क्या हुआ? क्या सीक्वेंस की दूसरी टर्म 5 है? तीसरी टर्म भी जरा वेरीफाई कर लें। 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3। 3 माइनस 1 क्या हुआ? 2 3 ज़ा 6 प्लस 2। क्या सीक्वेंस की तीसरी टर्म 8 है? नो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह हमने कोई गलती की है? ये सीक्वेंस खराब है? दोबारा देखें।
2 प्लस 3 माइनस 1 क्या हुआ? 3 माइनस 1 होता है 2, 2 3 होता है 6, 6 प्लस 2 होते हैं 8। तो हमने कहा यहाँ 10 नहीं आना चाहिए था, यहाँ 8 आना चाहिए था। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, इधर गलती ऊपर नीचे हो सकता है। ये इक्वेशन आप n जो मर्जी पुट करें, एक अगली नंबर भी पुट करके देख लें। अगर हम 3 सेलेक्ट करें 4, n सेलेक्ट करें 4, 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3, 4 माइनस 1 क्या हुआ? 3, 3 3 9, 9 प्लस 2 क्या हुआ? 11। तो हमने कहा कि इस सीक्वेंस में कोई मसला हो सकता है। ये जो हमने क्रिएट किया है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो हमारा है ये ठीक ही है जी। n आप सवाल में पूछ सकता है कि बताएं अगर n आप 3 अज्यूम कर लें तो आंसर क्या आएगा, n आप 16 अज्यूम कर लें तो आंसर क्या होगा। या तो आपको एक दूसरा ऑप्शन भी है, आपको एक सीक्वेंस गिवन होगी और 4 आपको अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स देके वो कहेगा बताओ इनमें से कौन सी वाली है, 2 प्लस n प्लस 1 इंटू 3, 2 प्लस n इंटू 3 या 2 प्लस 3। मतलब आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का एक सवाल आएगा डेफिनेटली। पहचान कैसे करेंगे, किस तरह का सवाल आएगा? सवाल पहली बात ये तो आपको सवाल खुद बताएगा कि वो आपसे चाहता क्या है। वो आपसे कहेगा या तो सीक्वेंस बना दो या तो सीक्वेंस पहचान लो कि इनमें से कौन सी है, या तो आपसे कहेगा कि बताओ n आप 4 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, 10, 15 या 25। तो वो सवाल आपको बड़ी क्लियरली बताएगा वो आपसे चाहता क्या है। मतलब क्यूईटी लेवल पे इतना मुश्किल 4, 5, 6 लाइनों का सवाल आने के चांसेस कम ही है। स्क्वेयर्स में कोई मसला, क्यूब्स में कोई मसला, डेसिमल को परसेंटेज या परसेंटेज को डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू डेसिमल। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 क्या था? एस्टिमेशंस, एस्टिमेटिंग नंबर्स, एस्टिमेटिंग क्वांटिटीज, डिस्टेंस, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ। इनमें से किसी टॉपिक ने कोई तकलीफ दी हो? 4 ऑपरेशंस, हमने प्लस माइनस करना भी दोबारा से सीखा था पिछले फ्राइडे, और यहां लाके हमने ब्रेक लगाई थी। हमने कहा था रेशियोज हम पढ़ेंगे अगले जुमे, तो अगला जुमा आ गया है, अब मुझे आपको रेशियोज पढ़ानी पड़ेंगी। तो गौर करें, रेशियोज आपके सामने कहना क्या चाह रही है। रेशियोज कितनी तरह की होती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? आपने शायद फिजिक्स के जमाने में सीखा हो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, या उसको ऑपोजिट कर लें, इनवर्स, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। तो देखें बुक आपसे क्या कहना चाह रही है। आपसे कहा जा रहा है कि इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम डायरेक्शन, इट कैन बी expressed as y is equal to constant into x where x is the constant of proportionality। आगे आपके सामने एग्जांपल शेयर की गई है। सपोज स्पीड, ये मतलब फिजिक्स की तरह की एग्जांपल्स हैं कि स्पीड ऑफ अ कार, स्पीड को आप प्यार से s कह सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर गाड़ी 100 माइल्स है, वो चल रही है एट द स्पीड ऑफ 50 mph, तो रिलेशनशिप क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपको एग्जैक्टली क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन? आपको स्पीड गिवन है, हमने कहा s इज इक्वल टू 50 गिवन है, और हमें क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है डिस्टेंस। हमने कहा डिस्टेंस, ये गाड़ी कितना चली, 100 माइल्स या 100 मीटर चली। तो बताएं रिलेशनशिप कैसे निकलेगा? s इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। s हमारे पास गिवन है, इज इक्वल टू डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है 100 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या है हमें नहीं पता, तो अब हम इसे किस तरह निकाल सकते हैं? इससे अगर हम t को इधर ले जाएं और इसे इधर ले आए, हम कह सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स है। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, जो आपका नहीं, कुछ ऑपोजिट हुआ है। क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमारे पास गिवन थी 50 माइल्स, हमने लिखा 50 माइल्स, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस आपके पास था 100 मीटर। तो टाइम को हमने रख लिया जब अपना अननोन फिगर, तो हमारे पास आया 50 डिवाइडेड बाय 100 करके आंसर 0.5। के क्या निकाला जा रहा है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिकली वो आपका टाइम नहीं निकाल रहा है, वो आपको कांस्टेंट निकालना सिखा रहा है कि 100 और 50 का आपस में क्या रिश्ता है। एग्जैक्टली देखें जरा, उसने शुरू में भी कहा था कि आपने y इज इक्वल टू के एक्स वाला रिलेशनशिप निकालना है। अब डिस्टेंस और टाइम जो भी है, आपको एक कांस्टेंट चाहिए कि इनका जो आपस का रिश्ता है किसका भला,
स्पीड का जो कि क्या है 100 माइल्स, और सॉरी स्पीड आपकी 50 और आपका डिस्टेंस कितना है 0.5। तो अब आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे उतना ज्यादा आप नहीं, मतलब डिस्टेंस उतनी मतलब स्पीड से कवर होगा। तो आपने कहा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपका पॉइंट्स में है, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट ही वो हुआ ना कि आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, आपका 0.5 समथिंग आ गया। अगर आप कोई और इस तरह का स्पीड लेना चाहेंगे, आप कहेंगे कि अब मेरी स्पीड है 50 के बजाय हम कर लें 150, वो 50 के बजाय 150 किलोमीटर स्पीड से जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? आपका आ जाएगा आंसर 1.5। अब 1.5 का क्या मतलब है? पॉजिटिव रिलेशनशिप, आपका पॉजिटिव फिगर आ रही है, जबकि अभी फिलहाल जो आपकी फिगर है पॉइंट्स में है। मतलब ये कि इसका मतलब 0 पॉइंट समथिंग का क्या है? किसी चीज को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कम होती है कि बढ़ जाती है? कम हो जाती है। तो कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। थोड़ा तो समझ आ रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने किस तरह निकाला? y आपके पास गिवन था, x आपके पास गिवन था, बीच की जो फिगर थी आपके पास अननोन थी, तो ये हमने एक अदर रिलेशनशिप निकाला। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतना ज्यादा काम होगा। अगर 5 वर्कर्स कंप्लीट करते हैं 200 यूनिट्स ऑफ काम, तो रिलेशनशिप कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वर्क। तो क्या आएगा आपके पास? 5 आपके पास वर्कर्स है, वर्कर्स की जगह हमने 5 पुट किया, कांस्टेंट आपका क्या है हमें नहीं पता, और 200 क्या है, WC क्या है, वर्क कंप्लीटेड। तो आपके पास कांस्टेंट क्या आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 200। 0.025 क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के क्या इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप है? तो ये फिलहाल ये रिलेशनशिप है कि अगर 5 वर्कर्स हैं तो वो काम कर रहे हैं 0.25 के हिसाब से, आपका आंसर आ जाएगा 200। अच्छा जी, एक और देख लेते हैं। लेट्स से कॉस्ट ऑफ बाइंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसने मुश्किल अल्फाज में ये बात कही है, कम चीजें खरीदोगे तो कम खर्चा होगा, ज्यादा चीजें खरीदोगे तो ज्यादा खर्चा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स आइटम। तो अगर 8 आइटम $120 के हैं, वंस अगेन के कैसे निकलेगा? 120 आपका क्या है? y, और x आपका क्या है? 8। तो 120 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 8। तो 120 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास आ जाना चाहिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि है 15। नेक्स्ट, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ये आपका किस तरह आएगा? y इज इक्वल टू k ओवर x, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हमारी एग्जांपल जरूर कुछ थोड़ी चेंज होंगी। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम इट टेक्स फॉर अ टास्क टू बी कंप्लीटेड, अच्छा, एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स। पहले क्या था? वर्कर्स ज्यादा होंगे तो काम ज्यादा होगा। अब यहां काम को पूरा करने के टाइम की बात हो रही है कि वर्कर्स ज्यादा होंगे तो थोड़े टाइम में काम हो जाएगा। इफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स, हम निकाल सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्कर्स। तो अगर 4 घंटे आपका y है, 4 घंटे आपका टाइम है, तो x आपका क्या होगा? वर्कर्स 1 ओवर वर्कर्स। हम कह सकते हैं 4 इज इक्वल टू k ओवर 6। तो आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24। आंसर उधर जाके देख लेंगे, फिलहाल मैं इधर ही खड़ा हूं। Once again, intensity of light is inversely proportional to the square of distance from the light source. आसान अल्फाज में बत्ती के जितने करीब खड़े होगे उतनी तेज बत्ती नजर आएगी, और अगर दूर से देखोगे तो कम स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। तो इससे हम साइंस के अल्फाज में कैसे कह सकते हैं? इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर डिस्टेंस का भी स्क्वायर। तो 16 अगर है इंटेंसिटी और डिस्टेंस है 2 मीटर, डिस्टेंस को स्क्वायर भी करना है, शुक्र उसने हमें फॉर्मूला बता दिया। I इज इक्वल टू के ओवर डी का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 इंटू 16 कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, अगला भी देख लें। मेरा नहीं ख्याल, आपसे वो के निकलवाएगा। और देखिए इसमें भी उसने आपको फॉर्मूला बता दिया है। हल्के फुल्के जो फॉर्मूले हैं, एरिया का फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि इसने याद करें पिछले उसमें टॉपिक में नाम भी एक आ रहा था, कैलकुलेटर लेंथ एंड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, लेंथ इंटू विड्थ।
अच्छा जी, कंसिडर सिनेरियो बिटवीन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। याद करें, 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तकरीबन वही वाली चीज है कि आसान अल्फाज में कायनात का जर्रा जर्रा एक दूसरे को अपनी तरफ बुलाता है। किस पावर से बुलाता है? क्या इधर आ जाऊं? कैमरा वाले भाई ने कहा इधर खड़े हूं, ठीक है मैं इधर आ गया। मैं मूवी ओम शांति ओम का डायलॉग बोल रहा था कि कायनात के जर्रे जर्रे ने मुझको तुझसे मिलाने की कोशिश की। तो ये वही वाली चीज है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि दुनिया की हर चीज, आप इस मार्कर से लेकर सूरज तक की बात कर लें, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कितना को अट्रैक्ट करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चूंकि इसमें और सूरज में डिस्टेंस बहुत है, इसलिए फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, फोर्स थोड़ी है। लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके इस मार्कर का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, तो अगर मैं मार्कर को इस तरह करूं तो नीचे गिर जाता है। ये होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मुझे थोड़ी बहुत फिजिक्स अभी भी याद है, वाह। अच्छा एनीवे, वापस इसकी तरफ आए। अब क्या हमारे पास डाटा गिवन है? फोर्स अगर 10 न्यूटन है, जब डिस्टेंस 5 मीटर था, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे निकलेगा? वंस अगेन डिस्टेंस का आपने लेना है स्क्वायर। 5 5 हो जाएगा 25, 25 10 क्या हुआ? अब चेक करें जरा, क्या हम सही कॉन्स्टेंट्स निकाल रहे हैं? 24, 64 और 250। तरीकेकार समझ में आया है? चलें आगे चलते हैं फिर। यूजिंग रेशियोज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई मसला क्रिएट हो गया है जो आप रेशियो से सॉल्व करना चाहें, तो क्या आप कर सकते हैं? तो पहले तो याद करें रेशियो आपको किस फॉर्म में दिखाई जाती थी। रेशियोज कुछ इस तरह की होती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3/5 इज इक्वल टू दिस। तो रेशियो से हम सवाल भी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 1, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2। 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। सपोज देयर आर 22 बॉयज। अब वो चाहता क्या है? एक मिनट, अच्छा नहीं, ये तो आंसर डायरेक्ट मैं देख रहा हूं। इफ देयर आर 15 गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं? अब जरा हिसाब लगाएं। हमें पता है कि क्लास में रेशियो 3:2 है और खवातीन कितनी है? 15। अब हम हिसाब लगाना चाहते हैं कि 15 अगर 2 है रेशियो है, तो 3 रेशियो वाले कितने होंगे? तो अगर हम 15 × 3 डिवाइड बाय 2 कर दें, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? मैथमेटिकली स्पीकिंग हमें पता है कि कोई x है जो कि है रेशियो 3 और फिर कोई y है रेशियो दैट इज 15। तो अगर हम चाहें कि किसी तरह ये हिसाब लगा लें कि क्या रेशियो है, तो हम मैथमेटिकली ये रखेंगे कि 2:3 इज इक्वल टू x रेशियो 15। ऐसे ही है। तो आप भला किस तरह निकाल सकते हैं? लेकिन हमें x निकालने के लिए इसकी फिर रेशियो को थोड़ा सा फ्लिप करना पड़ेगा। तो आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आसान अल्फाज में आप इसी तरह लिखें कि आपने इस वाली रेशियो को कन्वर्ट करना है टोटल रेशियो में। इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्लास में टोटल बंदे, टोटल अगर हम रेशियो देखी जाए वो क्या आएगी? हमने कहा कि क्लास में टोटल 5 लोग हैं, इनमें से 3 जो हैं वो लड़के हैं और जो 2 हैं वो खवातीन हैं। टोटल क्लास में लोग कितने हुए? 5। सिर्फ रेशियो की बात की जा रही है, हमें नहीं पता टोटल लोग कितने। तो हमने कहा कि किसी चीज की जो रेशियो है वो 5। तो ये किस चीज की रेशियो है? एग्जैक्टली हमें चाहिए किसकी? गर्ल्स के हमें गिवन है, हमें बंदों की रेशियो चाहिए। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे कि अगर x, वंस अगेन हमें नहीं पता क्या है, x है किसी चीज का 2/3। 2/3 के 3/2? 3/2। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास y गिवन है उससे हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 × 3 45। 45 डिवाइड बाय 2 22.5। 22.5 लड़के हो नहीं सकते। तो क्या 22 कोई ऑप्शन है? तो तरीकेकार को समझ आ रहा है रेशियो का कि हमें रेशियो गिवन थी, हमें यह गिवन था कि छोटी वाली रेशियो क्या है, मतलब कम तादाद कितनी है। इस तादाद को हम बड़ी वाली तादाद पे ले जाने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया 3/2 से। तो 3/2 करके आपके पास आया 22। कुछ क्लैरिटी आ रही है? नेक्स्ट,
आपको कोई रेसिपी दी गई, आपसे कहा गया कि फ्लोर और शुगर का रेशियो है 4:1, अगर 1 चमचा शुगर डाली तो 4 चमचे आटा भी डालना। तो अगर आप 2 चमचे नहीं 2 कप्स डालना चाह रहे हैं शुगर के, तो कितना फ्लावर यूज करें? तो ये तो इसकी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम जबानी कर सकते हैं। 1 चमचा शुगर के बदले 4 चमचे फ्लोर डालना है, तो 2 चमचे शुगर के बदले 2 कप शुगर के बदले कितने डाले जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली आपके पास आ जाएगा 8 कप्स आपने जो है फ्लावर वो डालना है। 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 8 ही आएगा। उसने इक्वेशन क्या बनाई है? फ्लोर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू शुगर, आंसर 8 ही आएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। और एग्जाम्पल नंबर 3, इससे पहले कि हम एग्जाम्पल ऑन करें, क्या आप लोगों को स्केल का वो कॉन्सेप्ट पता है? आपके गूगल मैप्स पे आपको नक्शा नजर आ रहा होता है कि आप लाहौर से लेके कराची चले जाएं, बस इतनी सी लाइन लगी होती है। मतलब लाहौर से लेकर कराची का मतलब ये इतना 10 इंच तो डिस्टेंस नहीं है, तो आपको मैप साथ एक छोटा सा स्केल भी देता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ना, ये पता नहीं 500 किलोमीटर की है, 50 मीटर की, इतने सारी मीटर्स के बराबर है। तो वही बात हो रही है कि अ मैप हैज अ स्केल ऑफ 1:500, 1:500 नहीं 5000, यानी कि उस मोबाइल की स्क्रीन पे आने वाले मैप का 1 सेंटीमीटर असल जिंदगी के 5000 मीटर के 5000 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बताएं क्या डिस्टेंस होगा 2 सिटीज में अगर मैप पे, अगर मोबाइल पे जो आपकी स्क्रीन की जो लाइन बनी हुई आ रही है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो अब जरा गौर करें, इसका मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर आपके मोबाइल पे बना हुआ है और मोबाइल के मुताबिक जो उसका स्केल है 1:5000 है। मोबाइल का 1 सेंटीमीटर असल जिंदगी के 5000 मीटर्स के बराबर है या सेंटीमीटर्स के बराबर है। तो मोबाइल पे लगे हुए 10 सेंटीमीटर असल जिंदगी कितने सारे सेंटीमीटर्स के बराबर होंगे? वंस अगेन, ये तो रेशियोज भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो जबानी का सवाल है कि अगर ये 1 5000 के बराबर है तो 10 कितने के बराबर है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5000 इंटू 10 क्या होता है? 50,000 सेंटीमीटर। हम कहेंगे कि आपका जो असल डिस्टेंस है वो 50,000 मीटर है। 8 कप्स ऑफ फ्लोर्स आंसर आया था और 50,000 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, रेट्स। रेट क्या होता है? रेट एक स्पेशल रेशियो होती है जो आपको 2 डिफरेंट यूनिट्स के बीच में जो है वो बताती है। वंस अगेन स्पीड और डिस्टेंस की बात हो रही है कि गाड़ी 240 माइल्स चली, कितना? 4 घंटों में। स्पीड क्या है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। पिछली दफा हम स्पीड निकाल रहे थे, उसने हमें कहा स्पीड नहीं, मुझे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताओ। इस दफा हम वाकई स्पीड निकालेंगे। 240 क्या है? डिस्टेंस। टाइम क्या है? 240 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है? 4 6 24। तो क्या 60 माइल्स पर आवर आपकी स्पीड नहीं आ गई? आ गई। आंसर देख लेते हैं, अगला सवाल पहले देख लें। अगर ट्रेन 300 माइल्स चल रही है कितने घंटों में? 5 घंटों में। स्पीड क्या होगी? वंस अगेन फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है 300 माइल्स, टाइम है आपका 5 घंटे। क्या स्पीड है? 60 माइल्स पर आवर आपकी स्पीड है। नेक्स्ट, किसी और चीज का रेट, पैसों का रेट। एक एम्प्लॉय 1 घंटे में $20 छाप लेता है, तो 8 घंटे में कितने करेगा? 8 इंटू 20 $160। हाँ जी, बहुत इजी काम है, समझ आ रही है? अगर माइल्स पर सेकंड पूछते तो फिर हमने टाइम को कन्वर्ट करना था। अगर पूछे तो फिर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर माइल्स पर आवर कितने हैं तो डिवाइड बाय 3600 कर लेंगे, पास माइल्स पर सेकंड आ जाएगा। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू डिटरमिन इट्स परसेंटेज। इसके 3 सब टॉपिक्स थे जो कि हम एक ही पेज पे पढ़ लेंगे क्योंकि एक ही बात बार बार हो रही है। डिटर्मिनिंग परसेंटेजेस। परसेंटेजेस कैसे डिटरमिन की जाती हैं? आपको ये पिछले लेक्चर में हमने ये तो पढ़ लिया था कि डेसिमल्स को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है, ऑल दैट। अब देखते हैं कि परसेंटेजेस से रिलेटेड किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ रहा है 80। क्या 80? हमें नहीं पता। 80 किलो, 80 सेंटीमीटर, वो कह रहा है 80।
अच्छा, और क्या 80 का? वो कह रहा है 80 का 25% बता दो। तो आप कैलकुलेटर पे ऐसा क्या लिखेंगे कि आपका 80 का 25% आ जाए? वंस अगेन मैं आपको लंबा रूट भी बता देता हूं और शॉर्ट रूट भी बता देता हूं। लंबा रूट ये है कि आप कैलकुलेटर पे लिखें 80 इंटू 25 और या तो परसेंटेज का साइन डाल दें, या आप लिखें 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, या आप लिखें 80 इंटू 0.25। तीनों केसेस में देखिए क्या आंसर आता है। तीनों केसेस में 20 आ रहा है। सुभान अल्लाह, जो तरीका इजी लगता है वो यूज कर लें। 0.25 25% परसेंट वाला साइन या 25 डिवाइड बाय 100, तो तीनों केसेस में आंसर 20 आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, आपने 100 में से 75 नंबर लिया, आपकी परसेंटेज क्या है? जबानी वाला सवाल। 75। और आखिर आपने एक शर्ट $40 की खरीदी, आपको डिस्काउंट मिला, आपने डिस्काउंट के बाद वो शर्ट खरीद आपको पड़ी $32 की, आपको कितनी परसेंटेज डिस्काउंट रिसीव हुआ? अब याद रखिएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज ओवर ओरिजिनल। तो आपका डिस्काउंट होके कितना आपको चेंज मिला, मतलब कितने जो प्राइस थी उस पर फर्क पड़ा। पहले $40 थे, अब $32 के हो गए, कितना फर्क पड़ा? $8। असल प्राइस कितनी थी? देखिए, पूछे कैलकुलेटर से क्या परसेंटेज है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1/5 20%। मुबारक हो, आपको 20% डिस्काउंट मिला, जिससे आपकी शर्ट $40 से $32 की हो गई। क्या कैलकुलेटर भी 0.2 ही कह रहा है? पूछे कैलकुलेटर से। ले जी, पहले का आंसर था 20, दूसरे का आंसर था 75 और तीसरे का ऑप्शन है 20% डिस्काउंट। हाँ जी, परसेंटेजेस से खेलना आया, बिल्कुल आसान चीज है। अगर आपसे चेंज पूछेगा कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला है, तो आप निकाल लें चेंज ओवर ओरिजिनल। या अगर वो पूछता है कि फला चीज टोटल का कितना परसेंटेज है, आपने सिंपली वो पार्ट जिसका वो आपसे पूछ रहा है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके नंबर इतने थे, डिवाइडेड बाय किससे करें? डिवाइडेड बाय टोटल से। टोटल कितना था? 100। आपके पास कितने हैं? आपके पास है परसेंटेज 25%। किसका आपने 25% निकालना है? 80 का। तो मल्टी मतलब तीनों एक तरह से अब देखे जाएं तो अलग फ्लेवर के सवाल हैं। यहां आपके पास क्वांटिटी गिवन थी, आपसे पूछा गया इसकी क्या परसेंटेज है, तो आपने बता दिया इसका 25% बनता है 20। ये दूसरी तरह का सवाल है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपने इतने नंबर ले लिए हैं, आपकी परसेंटेज क्या है। जबकि तीसरी तरह का सवाल है, ये आपसे कह रहा है कि चेंज बताओ कितना आया, कितने परसेंट प्राइस जो है वो कम हो गई। तो तीनों तरह के सवाल कुछ कुछ समझ आ रहे हैं। ले जी, नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्स। खबरों में आपने या इधर उधर कहीं ना कहीं ग्राफ्स देखे होंगे। तो इससे पहले कि हम इनके बारे में पढ़ें, क्यों ना मैं आपको एक रंग बिरंगा सा ग्राफ दिखा दूं। ग्राफ चेक करें, देखा देखा लग रहा है? मैथ्स में भी यूज होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ग्राफ्स क्यों यूज होते हैं? ग्राफ्स कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। मैंने जान के यहां कुछ भी नहीं लिखा, जान की वाली पिक्चर पकड़ी गूगल से जहां यहां कुछ भी नहीं लिखा था। हम यहां कोई भी कैटेगरी कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये QM का स्कोर है, ये I2B का स्कोर है, ये इको का स्कोर है और ये बाकी सब्जेक्ट्स का स्कोर है। और मैं कहूंगा माशाल्लाह देखें QM के बच्चे कितने अच्छे नंबर लेते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें और एग्जांपल्स। सपोज यू वांट टू कंपेयर द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ABC ओवर अ मंथ। हम यहाँ कुछ भी लिख दें, हम कहें ये प्रोडक्ट A की सेल है, ये प्रोडक्ट B की सेल है, प्रोडक्ट B की C की सेल है। कोई सेंस बन रही है? बन रही है। हम कहेंगे यार प्रोडक्ट A अच्छी चीज़ है, महंगी मतलब बिकती ज़्यादा है, प्रोडक्ट B ज़रा कम अच्छी चीज़ है, कम बिकती है, और प्रोडक्ट जो D है वो तो बिकती ही नहीं है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए, कुछ समझ आएगी आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने आपको दी, जॉन, मैरी और टॉम 3 अल्लाह के बंदे हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स। हमने कहा ये जॉन का है, ये मैरी का है, टॉम का है। तो क्या कुछ हमें
समझ आ रही है कि कौन पढ़ने वाला बच्चा है और कौन पढ़ने वाला बच्चा नहीं है? जॉन पढ़ने वाला बच्चा है। हम उल्टा करके लिख दें, हम कहें कि मैरी इधर है, जॉन इधर है, टॉम इधर है, हम मैरी की साइड पे आ जाएंगे। वेरी गुड। और नंबर 3, शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज इन अ कंट्री। मैंने कहा कि ये लाहौर की पॉपुलेशन है और ये सक्खर की पॉपुलेशन है। जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमारा बन जाएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो कुछ आप इस किस्म की डायग्राम्स बनाएंगे कि ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, और इससे आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये मेरे अंदर एनर्जी है पढ़ाई की, मैंने कहा स्टडी, और ये अंदर मेरे एनर्जी है क्रिकेट खेलने की, और ये मेरे अंदर एनर्जी है मूवीज देखने की। तो क्या इस बार ग्राफ को देख के आपके माइंड में कुछ पिक्चर क्रिएट हो रही है? किस किस्म के बंदे की बात हो रही है? वैसे मैंने अपनी बात करनी थी, लेकिन चलें आप अपने ऊपर लेने को तैयार हो, ठीक है, ये आपकी बात हो रही है। अच्छा जी, बार ग्राफ्स कुछ समझ आए? ऑनलाइन वालों कुछ समझ आ रही है? नो रिप्लाई। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, लाइन ग्राफ कुछ इस किस्म का नजर आएगा। वंस अगेन मुझे कोई ऐसी गूगल से पिक्चर नहीं मिली जिसपे कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन स्टिल हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिखा। अब जरा गौर करें। एग्जाम्पल 1, डिस्प्लेइंग द टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द डे। अज्यूम करें कि यहाँ घंटे लिखे हैं, सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे, रात के 12 बजे, और यहाँ लिखा होता टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो क्या कुछ सेंस बनती? सुबह 6 बजे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, फिर सूरज निकला टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, फिर शाम होना शुरू हुई तो टेम्परेचर कम हो गया। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है अल्लाह जाने। रात को कुछ ऐसा हरकत हुई थी इसकी वजह से फिर गर्मी हो गई, आंधी आई होगी, लेकिन आंधी के बाद तो मौसम ठंडा होता है। खैर एनीवे, ये हमारे काम का ग्राफ नहीं है, लेकिन स्टिल इससे हमें समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2, टेकिंग द स्टॉक प्राइस ऑफ अ कंपनी ओवर अ वीक। आजकल करंट अफेयर्स में क्या है? आजकल करंट अफेयर्स में चल रहा है, क्या चल रहा है आप बताएं? नहीं मतलब करंट अफेयर्स आजकल खबरों में आप खोलते हैं, क्या चल रहा है? फलस्तीन में सुनने में आया है कि इसराइल के जो मैकडॉनल्ड्स वाले हैं वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इसराइलियों को। तो एज अ रिजल्ट मैकडॉनल्ड्स की शेयर प्राइस सुनने में आया कि गिरना शुरू हो गई है। तो अब यहाँ गिरने वाला आपके पास ग्राफ तो नहीं आ रहा, वैसे एक तरह से आ भी रहा है। हमने कहा कि मैकडॉनल्ड्स के शेयर प्राइस थे, पहले थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, और फिर जब मुसलमानों ने बाइकआउट करना शुरू किया तो फिर कम हो गई। क्या जाए? कोई बात नहीं, आप सरों ने मिल के भाई को बताना है कि हमने इनके गैर मौजूदगी में क्या क्या बातें की। तीसरा वाला ग्राफ क्या कह रहा है? शोइंग द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ओवर सेवरल वीक्स। वंस अगेन ये वाला लाइन ग्राफ हमारे काम का नहीं है, लेकिन क्या आप खुद अगर एक लाइन ग्राफ बनाने की कोशिश करें, हमने कहा 1 डे, 2 डेज, 3 डे, 4 डे, मतलब ये आपके पास आ गया स्केल पे टाइम, और यहां आपने कह दिया कि प्लांट कितना कोई सेंटीमीटर बड़ा है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी है। अब हम लाइन ग्राफ किस तरह का बनाएंगे? जब हमने प्लांट लगाया, ना उसकी कोई हाइट थी और ना ही उसकी कोई दिन टाइम गुजरा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी जो ग्रोथ है वो होती जाएगी। हम कहेंगे कि डे 1 में थोड़ी सी ग्रोथ हुई 0.1 सेंटीमीटर, फिर अगले दिन थोड़ी सी ग्रोथ और हुई, और फिर तीसरे दिन जाके हमने डाला फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का फर्टिलाइजर, और ग्रोथ इस तरह हो गई। फौजी फर्टिलाइजर, बस ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ इस तरह का होता है। लाइन ग्राफ आपको ग्रोथ दिखा सकता है, आपको स्टॉक प्राइसेस दिखा सकता है, और टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द डे बना सकता है। तो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के बीच में जो है डिफरेंसेस हैं, कुछ समझ आ रहे हैं? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? अगर आपके सामने 2 डायग्राम्स बनी हो, आपसे पूछा जाए बताओ इससे लाइन ग्राफ कौन सा वाला है, पहचान लेंगी? पहचान लेंगे? ये लाइन ग्राफ है वो। यस, सवाल कैसे बन के आएगा? वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इस बंदे के अंदर सबसे ज्यादा नियत क्या चीज करने की है। वो आपसे पूछ सकता है कि पूरे 2 दिन में प्लांट की हाइट कितनी थी,
1.25 सेंटीमीटर। इस तरह की मतलब तस्वीरें बन के आपसे पूछी जा सकती हैं चीज़ें। और एक और तीसरी तरह का ग्राफ पाई चार्ट। पाई चार्ट शक्ल से ऐसे लगता है, यस। पाई चार्ट में आपके पास अगर कोई एक होल कोई चीज़ है, आपने कहा थोड़ी देर पहले हमने सवाल किया कि क्लास में 18 बंदे हैं और 80 खवातीन हैं, किस किस्म का ग्राफ बनेगा, किस किस्म का हम ये पाई चार्ट बनाएंगे? हम कहेंगे कि सिर्फ इतने से लड़के हैं, बाकी सारी खवातीन हैं, हम कहेंगे बॉयज, हम कहेंगे गर्ल्स। इसके अलावा बुक ने क्या एग्जांपल्स दिए वो भी देख लें। रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस इन अ बजट। पाकिस्तान की बजट की बात कर लें, ये सारा बजट कौन खा गया? रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो कि सारा का सारा खा गए। उसके अलावा उससे थोड़ा सा कम खर्च ये खा गई आपकी जुडिशरी में, मतलब है वो लोग जो कि इंसाफ करते हैं, उससे भी थोड़ा सा कम खर्चा ये खर्चा उन लोगों का है जो कि आपके एफबीआर वगैरह में जो आपके सरकारी मुलाजमीन हैं। उसके बाद ये खर्चा हो गया पीएसएल पे, उससे थोड़ा सा कम हमने खर्चा किया इश्तहार वगैरह लगवाने पे कि क्या हर अंडरपास पे लीडरों की बड़ी बड़ी शक्लें लगी हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम खर्चा हुआ, मतलब जो छोटे लेवल के लोग हैं, पुलिस वालों पे, ट्रैफिक पुलिस वालों पे थोड़ा सा और खर्चा, कम खर्चा हुआ किस पे भला? नहीं, इतना कहाँ खर्चा करते हैं। यहाँ एक और वो बार होना चाहिए था, इतना पतला सा, वो है तमाम खर्चों में, बिजली, पानी, गैस, एजुकेशन, सब पे मिला के वो इतना सा होता। तो ये आपको बजट्स की डिफरेंट पोर्शंस बताए जा रहे हैं। यही कोई और एग्जांपल इसके ऊपर लगा के देंगे, शोइंग द मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। फास्ट फूड की बात करें, ये रेड वाला मैकडॉनल्ड्स ले गए, ये वाला केएफसी ले गए, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है? डोमिनोज वाले ले गए। इस तरह हर उसका थोड़ा थोड़ा होता जाता है। ये सबसे एंड वाला भला कौन है? पता नहीं, जो भी है। डिस्प्लेइंग द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये आबादी उन लोगों की जो रिटायर्ड हो गए और कुछ भी नहीं करते, ये आबादी उन लोगों की जो 30 से 40 के बीच में है, ये आबादी उन लोगों की जो 20 से 30 के बीच में है, ऑल दैट। किसी भी आप प्रोपोर्शन को इस तरह दिखा सकते हैं। तो इन तीनों, वंस अगेन, तीनों का मतलब डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, सिचुएशन समझ आ रही है कि कहां यूज करेंगे। अगर मैं कहूं कि मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज मुझे लाइन ग्राफ में बता दो, तो आप बनाने के काबिल नहीं होंगे। आप क्या बनेंगे? आप कहेंगे कि यहां कंपनी का शेयर इतना था तो यहां कंपनी का शेयर ज्यादा हो जाएगा। तो वो आपसे ये तो पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि मुझे अभी बताओ मार्केट शेयर कितना है। तो इनमें से हर ग्राफ की अपनी क्वालिटी है, हर एक कोई सिचुएशन के हवाले से हम देखेंगे कौन सा ग्राफ चाहिए। इससे पहले कि आप ये कहें कि अली शाह साहब ने ये तो बताया कोई नहीं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा ग्राफ बनाए, तो आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। अगला पेज, हाउ टू चूज करेक्ट ग्राफ। अब आपको कुछ टोटके बताए जा रहे हैं। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो बार चार्ट बना दें। अब यहां मैं आप लोगों से कहूंगा मुझे बार चार्ट की आपको एक वो बता दें एप्लीकेशन, किस किस्म की कैटेगरीज आप कंपेयर कर सकते हैं बार चार्ट से। ऐसी कोई एग्जांपल जो हमने अब तक यूज ना की हो, कोई नई एग्जांपल। पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी आप क्या आगे बनाएंगे? हाइट, ठीक है, बनाई जा सकती है कि ये हैं छोटे लोग, ये हैं लंबे लोग, ठीक है। फॉर फॉलोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम यूजिंग लाइन ग्राफ, कोई एग्जांपल। स्टॉक एक्सचेंज वाली एग्जांपल अभी हमने पिछले पेज पे देखी। नई एग्जांपल बनाए, क्रिएटिविटी, दिमाग लगाएं जरा। हिंट आपको गिवन है, ओवर टाइम कौन कौन सी चीजें टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। भाई ने गहरी बात कर दी। एज का लाइन ग्राफ अगर बनाया जाए, भाई कहेंगे कि जब मुझे पैदा हुए 10 साल हुए थे तो मेरी एज 10 साल थी, जब मुझे पैदा हुए 11 साल हुए मेरी एज 11 साल होगी। क्या बात है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जादू हो गया। बिल्कुल, बारिश का हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं। क्या बात है, हमने कहा बारिश 100 सेंटीमीटर हुई, 100 सेंटीमीटर पानी खड़ा हो गया। वेरी गुड। अच्छा, नंबर 3, फॉर इलस्ट्रेटिंग पार्ट्स ऑफ अ होल, कोई एग्जांपल सोचें जरा। आप लोगों ने नहीं सोचनी, ये वाला एरिया खाली बैठा है तब से कुछ बोल ही नहीं रहा। एग्जांपल उसकी पाई चार्ट की।
पाई चार्ट की एग्जांपल कोई तो कुछ बोल दे। एक मिनट, आपने लिख के मुझे बताना चाह रही है ये क्या लिखा है, बॉयज और गर्ल्स। चले यार आप लोग ही बता दें, आप लोग भी खाली, मैंने बोलने से मना किया था, सोचने से नहीं। ऑनलाइन वालों नो रिप्लाई। एनीवे यार बोल दो कुछ। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अभी हमने पिछले पेज पर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री देखी तो है। चलो यार मैं बनाता हूं। 3 हिस्से कैसे होते हैं? QAT में इंग्लिश की कितनी वैल्यू है, मैथ्स की कितनी है और एनालिटिकल की कितनी है। सीरियस बात कर दी जाते जाते। अच्छा, थिंक अबाउट द मैसेज। एक और भी है कि अगर आपने इंडिविजुअल वैल्यूज हाईलाइट करनी है, ग्राफ बार ग्राफ बनाए। आप ओवरऑल ट्रेंड बनाना चाहते हैं तो लाइन ग्राफ बनाए। और अगर आप प्रोपोर्शंस, कौन सी चीज कितनी मोटी है कितनी थिक है, उससे आप बनाएंगे पाई चार्ट। तो ये चार्ट्स वगैरह कुछ समझ आए? कैलकुलेट ग्रेडियंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब जो लोग QM पढ़ रहे हैं उन्हें तो अगली बातें बहुत मजे की लगेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। जो लोग QM अभी तक नहीं पढ़ना शुरू की तो कोई बात नहीं, आप अभी पढ़ लें ताकि QM का चैप्टर 1 आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो 9.1 आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन इट। ये मैंने क्या कह दिया इतना मुश्किल। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, हम कहेंगे कि लाइन स्ट्रेट है, हम कहेंगे कि इस लाइन की स्लोप है। स्लोप अगर लाइन को छोड़ें, अगर आप डेली लाइफ में बात करें तो स्लोप क्या होती है? आपने कहा था K2 की स्लोप बड़ी मजे की है। तो K2 क्या है? K2 एक पहाड़ है। K2 इस तरह की चीज है। तो ये जो चीज है जो पहाड़ की अचानक से हाइट ऊपर चली जाती है, इसे आप कहते हैं स्लोप। तो अगर इस स्लोप को आप कन्वर्ट करें इसमें स्ट्रेट लाइन की उस पर, तो आप कहेंगे कि लाइन की स्लोप है, लाइन ऊपर जा रही है। लेकिन अगर लाइन इस तरह की हुई तो आप क्या कहेंगे? आप अभी भी ये कहेंगे लाइन की स्लोप है लेकिन नेगेटिव है, ऊपर से आने के बजाय नीचे, मतलब नीचे से ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे आ रही है। स्लोप इसकी भी है, स्लोप उसकी भी है। पॉजिटिव है नेगेटिव है ये अलग चीज है। इसकी स्लोप है पॉजिटिव क्योंकि तरक्की हो रही है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जबकि इसकी स्लोप है नेगेटिव, आप कहेंगे यार हम ऊपर थे, हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। तो ये है आपकी नेगेटिव स्लोप। अब स्लोप हमने देख लिया होती है क्या, स्लोप हमसे कोई निकलवा ले तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे मौके पे आपका स्लोप का फॉर्मूला आपको काम आएगा। आप लिखेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होती है स्लोप। बुक ने मुश्किल वर्ड यूज किया ग्रेडियंट। हमने कहा ग्रेडियंट में ज्यादा सारे अल्फाबेट्स होते हैं, स्लोप में सिर्फ 5 होते हैं। तो आप स्लोप इसे कह लें, ग्रेडियंट कह लें, जो आपका दिल चाहता है ऐसे कह लें। या अगर आपको स्लोप बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इसे सिर्फ MB कह लेंगे तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2। वो देखिए बुक ने भी लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फॉर्मूला कुछ समझ आया? अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि y2 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है और x1 कौन है। तो ऐसे मौके पे बुक ने आपको कोई से क्वाड्रेंट्स, कोई कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a, 23। हमने कहा ये कोई लाइन है, ये इस पॉइंट से गुजरती है। यहाँ a आपका 2 था और b आपका 3 था। अच्छा, ये लाइन कहीं और से भी गुजरती है 5, 8। यहां आपका x 5 था, y आपका 8 था। कह रहा है स्लोप निकाल दो। तो क्या हम स्लोप निकालने के काबिल हैं? ढूंढने जरा y2 क्या है। y2 8 है, माइनस y1 क्या है, डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x1 क्या है, 5/3 क्या होता है? 5/3 होता है। मजीद ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। तो क्या हमें शक्ल से स्लोप पॉजिटिव नजर आ रही है? आ रही है। अगला सवाल, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। अब यहां कुछ माइनस भी बीच में आ गया, अब क्या करें? पहले तो अगर हम इसका ग्राफ समझने की कोशिश करें, लाइन किस हालात से गुजर रही होगी, तो -1 और 4। -1 का मतलब है कि जो आपकी लाइन है नेगेटिव इधर कहीं जा रही होगी, मतलब x यहां से शुरू हो रहा है, यहां x 0 था तो यहां x -1 होगा। यहां से लाइन गुजर रही है -1, 4
ये यहां से गुजर रही है जहां आपका y 4 था, यहां आपका x -1 है, यहां आपका y है 4, और ये लाइन कहां से गुजरेगी 3, -2। x आपका +3 है, कहां होगा इधर, और y है आपका -2। y आपका -2 कहां से होगा, यानी कि हमने लाइन उल्टी बना दी, लाइन इस तरह जा रही होगी। क्या ख्याल है, -1 तो इस तरह। ओके तो तरीकेकार को समझ आ रहा है, y2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो क्या हम ये चीजें फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। मैं आई एडमिट कि इसकी लाइन कुछ सही नहीं लग रही देखने में, लेकिन स्टिल हमें x2 y2 से गर्ज है। तो y2 क्या है, उधर से देख लें। 5 5 तो पूरी सवाल में कहीं नहीं। -2 माइनस y1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 3 और x1 क्या है। देखें जरा क्या बनेगा ये, -6 डिवाइडेड बाय 3 -1 +4। मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, -3/2। अब इसकी लाइन जरूर इस फॉर्म में होगी, नेगेटिव स्लोप। एक दफा फिर हिम्मत नहीं आते, इसकी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। आपका x है, x1 है आपका -1 और y है आपका 4। -1 और 4 आपका y यहां होगा और x -1 आपका यहां होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है 3, -2। 3x3 कहां होगा, इस लाइन में कहीं, और y आपका -2 कहां होगा, यहां। अगर हम 5 व 3 को डिलीट कर दें, बीच में हमें तंग कर रहा है। अब चेक करें जरा, y आपका -2 किधर होगा, यहां कहीं जाके। तो ये लाइन कुछ शक्ल से इस तरह की बनेगी। तो क्या ये नेगेटिव लाइन नहीं है, नेगेटिव है, ऊपर से नीचे जा रही है। तो क्या हमें इसका स्लोप भी शक्ल से नेगेटिव नहीं लग रहा, लग रहा है। तो ये हमने ना सिर्फ स्लोप निकालने सीख लिया, बल्कि हम साथ साथ थोड़ी सी ड्राइंग भी सीख रहे हैं। ये अलग बात है, एमसीक्यूज के पेपर में ड्राइंग आ नहीं सकती, लेकिन आपके सामने एक पिक्चर आ सकती है जो कि आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, बताओ y2 क्या है, बताओ x1 क्या है। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें रहना है तैयार। एक तीसरा सवाल भी है, ये भी कर लेते हैं। y2 मुझे बता दें जल्दी से क्या है। y2 सुनने में है 5 है, माइनस y वो क्या है y1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है माइनस, क्या बनेगा, स्लोप क्या बनी, पॉजिटिव। इस तरह हम निकाल सकते हैं स्लोप या ग्रेडियंट या सिर्फ m। 5 और 3 है, हमने मिटा दी, लेकिन 5 और 3 था, अगले का -3/2 था, और आखिरी वाले का सिंपल 2 है। मान लिया, आगे चले। इंटरप्रेट एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वंस अगेन, जिन लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, जरूर किसी नेक आदमी से पढ़ा होगा, उससे मैं दोबारा उनका रिवीजन भी करा दूं कि उन्होंने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन में क्या कुछ होता है, स्ट्रेट लाइन में एक स्लोप होती है और एक वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट वो जगह होती है जहां आपका जो है वो वाई इंटरस जो है, जहां आपका वहां x आप 0 कर लें तो आपका y जो होता है। तो कौन सी ऐसी जगह है कि जहां आपका जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी आपके x इंटरसेप्ट को, आपके x एक्सिस को। तो इट इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y एंड x इज 0। अगर आपके सामने एक इक्वेशन है, मैंने कहा y इज इक्वल टू 15 प्लस 2x। अब पहले इसमें ढूंढने स्लोप क्या है। तो शॉर्टकट आपको मैं ये बता रहा हूं, x के साथ जो फिगर होती है वो हमेशा स्लोप होती है। आप कहेंगे 2 स्लोप है और 15 आपका है x इंटरसेप्ट। अब अगर हम बुक की वर्डिंग की तरफ आए, इट इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। अगर मैं कहूं x 0 है तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा, x 0। मैंने x के ऊपर हाथ रख दिया, मैंने कहा x गायब हो गया, तो y इज इक्वल टू 15। तो आप इसे
अगर रिप्रेजेंट करना चाहें आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बुक ने क्या लिखा हुआ है? बुक ने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये तो चलो बात की बात है, इससे पिछली भी एक पॉइंट होना चाहिए था। चलो मैं बता देता हूं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस केस में आप कहेंगे कि a है आपका y इंटरसेप्ट और ये है आपकी स्लोप जो आपकी फिगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखिए सवाल किस किस्म के आपके पास आ रहे हैं। आपके पास सवालों से पहले एक और फॉर्मूला भी है, वो भी एक दफा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूं, जरा गौर करें। y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस y1। ये फॉर्मूला आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अगर तो आपके पास किसी भी पॉइंट की, बल्कि फॉर्मूला जो भी बता रहा है उससे भी बेसिक मैं आपको बात बताऊं, कोई भी इक्वेशन आपके पास है, आपके पास उसमें जितने मर्जी वेरिएबल्स हों, 1 2 3 4 5, इस इक्वेशन में आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं। आपके पास इनमें से कोई से 4 वेरिएबल्स गिवन हो, आपके पास y गिवन है, आपके पास m गिवन है, आपके पास x गिवन है, आपके पास x1 गिवन है, y1 नहीं गिवन, कोई टेंशन नहीं है, आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। आपके पास सब कुछ गिवन है, आपके पास m नहीं गिवन, आप m फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन का बेसिक तरीन मकसद ये है कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज मिसिंग हो। अगर तो आपके पास स्लोप नहीं गिवन, आपके पास x और y है और आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट्स भी हैं, आप m निकाल लेंगे। वैसे तो m का दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी है, y2 माइनस y1, लेकिन आमतौर पे यूज होता है इक्वेशंस क्रिएट करने के लिए। हमने कहा कि कोई एक लाइन है जो कि पास करती है किसी पॉइंट से। क्या पॉइंट है? हमारे पास सिर्फ एक अदर पॉइंट्स अवेलेबल है। आप पॉइंट्स बताएं, मैं इक्वेशन बना के दूंगा आपको। मुझे बताएं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अब हमने कहा 5, मुझे बताएं y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता के दिखाऊं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी इस लाइन की। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला y इज इक्वल टू m। अच्छा, अब हमें m भी पता होना चाहिए वरना हम x y नहीं निकाल सकेंगे। अब शक्ल से हमें स्लोप सीधी लग रही है, हम कह सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी स्लोप 2 है। मैंने अज्यूम कर ली स्लोप 2। x क्या है मुझे नहीं पता, माइनस x1 क्या है 5, प्लस y1 क्या है 2। मैंने मजीद सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 10 प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 8। ले जी, हमने क्या जादू कर दिया। हमने कहा कि इस इक्वेशन से आप इस लाइन का कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। आप कहें कि x इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, मैं कहूंगा अभी मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं। मुझे कहें x 10,000 होगा तो क्या होगा, मैं कहूंगा मैं फिर भी कैलकुलेट करने को तैयार हूं। करना बस क्या है, x की वैल्यू इधर पुट कर दें। मैंने कहा x की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी तो y क्या होगा, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 8, y इज इक्वल टू 2 10 20 माइनस 8, y इज इक्वल टू 12। आपने कहा कि x 10 है, मैंने कहा y आपका 12 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आपके पास अगर कोई भी एक तरह के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है और उसकी स्लोप अवेलेबल है तो आप उस लाइन की इक्वेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब देखें सवाल किस तरह के आ रहे हैं। कंसिडर अ लाइन विद अ स्लोप ऑफ 2 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3। स्लोप इंडिकेट्स करती है कि फॉर एवरी इंक्रीज इन x y 2 से बढ़ जाता है। अच्छा, तो बताएं y इंटरसेप्ट 0,3 है। अच्छा, सवाल तो नहीं, उसने हमें डायरेक्ट बता ही दिया कि इक्वेशन हम किस तरह बना रहे हैं। हम इक्वेशन बना रहे हैं 2x, उसने कहा कि आपकी स्लोप 2 है। हमें पता था कि स्लोप जो x के साथ जो फिगर होती है मल्टीप्लाई हो रही है वो स्लोप होती है। हमने कहा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, प्लस 3 क्या है y इंटरसेप्ट। इसी तरह अगला सवाल, स्लोप है -1/2। हमने -1/2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और y इंटरसेप्ट 4 हमने कह दिया +4। तो इससे हमें इक्वेशंस बनाना सिखाया जा सकता है। सवाल तकरीबन ना होने के बराबर थे, लेकिन इसीलिए हमने एक बड़ी इक्वेशन भी अपने हाथ से सॉल्व करके देखी। आपने मुझे कोऑर्डिनेट्स बताए, आपने मुझे स्लोप अज्यूम करके दी और मैंने आपके सामने इक्वेशन बना के खड़ी कर दी। तो ये तरीकेकार समझ में आया। इस पेज पे आपको कितने तरह के फॉर्मूलेस बताए गए। आपको बताया गया y इंटरसेप्ट क्या होता है, आपको बताया गया कि उसकी क्या फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस x1, जिससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। किस चीज की इक्वेशन, इस पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है इसकी इक्वेशन।
समझ आ रही है? इस पेज पे कोई इशू? क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा ना टेक्निकल काम शुरू है, पहले हंसी मजाक हो रहा था, ये वाकई क्यूएम का सिलेबस है। क्यूईटी का कुछ क्यूएम का कुछ सिलेबस जो कि उठा के उन्होंने क्यूईटी में भी पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि इतना ही ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये क्यूएम में आने से पहले बच्चे को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लेंथ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। इतना कुछ उसने बोल दिया, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो अगर आपके पास कोई लाइन है जिसका x1, x2, y1, y2 आपके पास गिवन है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स का आपस में कितना कोई डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल इसके डायरेक्ट सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सवाल सॉल्व करने से पहले मैं पीऊंगा पानी। अच्छा जी, थोड़ी सी लिमिटेशन थी पावर पॉइंट की, तो मैं आपको ज़बानी बता दूं, ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है ये सारे के ऊपर है। अगर आप इसे लिखें हाथ से या किसी पेज पे, तो आप ये फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। आप लिखेंगे बड़ा सारा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर, माइनस या प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इससे आपके पास क्या निकलेगा? इससे आपके पास निकलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब पहली एग्जांपल अगर हम सॉल्व करना चाहें, आपके पास पॉइंट ए गिवन है 1,3, आपके पास पॉइंट गिवन बी गिवन है 4,7। अगर वो हमसे डिस्टेंस पूछे, क्या हम डिस्टेंस निकालने के काबिल हैं? x2 क्या है? x2 वहां भी 4 ही है, माइनस x1 क्या है? प्लस y2 क्या है? y1 क्या है? टाइम क्या हो गया? 4 माइनस 1 क्या होता है? प्लस 7 माइनस 3 क्या होता है? इन दोनों का स्क्वायर भी है और ये सारे स्क्वायर रूट भी हैं, तो 9 प्लस 16, क्या आंसर आपका 5 आएगा? इनका आपस का डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमसे चीज बताना चाह रहे हैं इस पेज पे, अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसका मिड पॉइंट बता दो, कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वंस अगेन हमारे पास x2 क्या था? 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और y1 क्या था? 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या मिड पॉइंट्स आएंगे? 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 2 2.5 और 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाय 2 5। मिड पॉइंट समझ में आए? डिस्टेंस समझ में आया? अगला सवाल भी देख लें। लेंथ कैलकुलेशन बताएं, लाइन कितनी की लंबी है, कितना डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। वंस अगेन स्क्वायर रूट मैं इधर लिख देता हूं। x2 क्या है भला? 3। लास्ट टाइम जल्दी गुजर रहा है। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। करें जरा कैलकुलेट। 3 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 34। 34 किसी चीज का स्क्वायर रूट है, तो या तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा या हमारा आंसर इस फॉर्म में आएगा। और क्या हमें मिड पॉइंट निकालने की जरूरत भी है या वो ज्यादा इजी है? इजी है। एक सवाल हमने हाथ से सॉल्व कर लिया, अगला सवाल ये देख लें। ऊपर वाले का आंसर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। आई थिंक यहां कुछ और आना चाहिए था। यहां क्या आना चाहिए था? यहां 9 आना चाहिए था और यहाँ 16 आना चाहिए था। आई थिंक ये वाला आंसर ही दोबारा इधर रेप्लिकेट हो गया, ऐसे इग्नोर करें। इसका आंसर है पूरा 5। इसका आंसर 34 है, हमने अपने हाथों से 34 निकाला है। और मिड पॉइंट्स हमने क्या सही निकाले? 5 और 2.5 हमने क्या निकाले? 5 और 2.5। इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल भी थी, वही फॉर्मूला है, आपने स्क्वायर रूट में सब कुछ लिखना है। अच्छा, इस
फॉर्मूले से आपको एक और चीज़ भी सिखाई जा सकती है। अगर वो आपको 2 पॉइंट्स ना दे, अगर ये सवाल आए कि आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से शुरू होती है, ओरिजिन क्या कहते हैं, इस वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बिल्कुल 0 पॉइंट होता है, जहां x भी 0 है y भी 0 है, वो पूछा आपका इस लाइन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि x भी आपका 0 हो जाएगा, x1 भी 0 हो जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा, और उसका आप 0 से डिस्टेंस निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 36 + 64 10। और वंस अगेन मिड पॉइंट इसका क्या आएगा, x और y जब आप 0 रखेंगे तो आपका जो y है उसका हाफ आ जाएगा मिड पॉइंट। तरीकेकार समझ आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस। वंस अगेन चैप्टर 1 QM का जिन लोगों ने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है वो उस टीचर को दुआएं दें, और जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो जरा गौर करें। अच्छा जी, आइसोलेटिंग द वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करने में, अभी साइमल्टेनियसली अगले पेज पे आएगा, फिलहाल तो नॉर्मल सॉल्व करने की बात की जा रही है। आपके सामने 3 अदर एग्जांपल्स हैं। रीडिंग आप घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं सॉल्व कैसे करना है। 2x - 3 = 7। इक्वेशन जब हम सॉल्व इस तरह की इक्वेशन करते हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो वेरिएबल है इसकी कोई वैल्यू निकल आए। तो इस वैल्यू निकालने के लिए हमारा तरीकेकार होता है, मसान अल्फाज में कहते हैं कि इस वेरिएबल को हम जिंदगी में अकेला छोड़ देंगे, इसके साथ जो कुछ भी है इससे दूर कर दें। हम कहेंगे 2x के साथ -3 था, दूर कर दें इसे 2 से। हमने कहा ये = की दूसरी साइड पे चला जाएगा 7, और ये जो -3 है, अगर किसी को नहीं याद मैं उसे याद करा दूं, कोई चीज अगर = की दूसरी साइड पे जाए प्लस माइनस के केस में, तो उसका प्लस माइनस का साइन हो जाता है ऑपोजिट। हम कहते हैं कि ये 7 + 3 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 2x = 10। वंस अगेन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि x के साथ कुछ क्यों लिखा है। मैंने अभी कहा था हम x को जिंदगी में तन्हा छोड़ देंगे, राइट? तो अब ये जो 2 है ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 10/2 क्या होता है? हमने x को बिल्कुल तन्हा कर दिया, हमने x की वैल्यू, जब x अकेला होगा तब उसे पता चलेगा मैं क्या हूं। तो x को अपनी वैल्यू निकालने के लिए सब अपने दोस्तों से जान छुड़ानी पड़ेगी। x = 5। तरीका समझ में आया है? एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं। 3 × x + 2 = 15। तरीकेकार क्या होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था। सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से जान छोड़ो, ये क्या बन जाएगा? 3x + 6 = 15। x को अकेला करें, 3x = 15 - 6, 3x = 9, x = क्लास में कोई एक बंदा जिससे ये समझ ना आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं? खामोशी है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सब खुश हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने ऑलरेडी सॉल्व हुई है, कोई बात नहीं। x = 7, समझ आ रहा है क्यों? -4 से जाके प्लस हो गया, और उधर का जो डिवाइडेड बाय वो था, मतलब 3.5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? x = 5 है, x = 3 भी है, x = 14 है। नेक्स्ट, सॉल्व फ्रैक्शनल इक्वेशंस विद न्यूमेरिकल एंड लीनियर अलजेब्रिक। अगर आपके पास फ्रैक्शंस आ जाए तो क्या करेंगे? तो मसला नहीं, हम फ्रैक्शन से भी नहीं डरते। तरीकेकार वही है, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। 2/3x किस तरह लिखेंगे? इस तरह = बल्कि -4 है पहले, -4 = 5। क्या करें? 2 तरीके हैं, या तो हम इसका एलसीएम ले लें या -4 को उधर भेज दें। तो ज्यादा इजी तरीका क्या है? माइनस को उधर भेज दें। 2/3x = 5 + 4 9, और ये वाला 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कह सकते हैं 2x = 9 × 3 27, x = 13.5। नेक्स्ट, x/4 + 3 = 2 क्या बनेगा? इसे एलसीएम वाले तरीके से करते हैं। एलसीएम याद है? नीचे 4 आ जाएगा, 4 × 1 = 4, x × 1 = x, प्लस
ये इससे हमने 4 के बराबर करना है, तो 3 कितने जा, मतलब ये कितने आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए? हम कहेंगे कि 3 4 जा 12। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था ना, हमने इसे जबरदस्ती इसका डिनोमिनेटर 4 बनाया, तो हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। x प्लस 12 इज इक्वल टू 2। अच्छा अब क्या करें? x इज इक्वल टू x प्लस, बल्कि x इक्वल टू 8 माइनस 12, x इज इक्वल टू -4। सेंस बन रही है? एक और कर लेते हैं। 2 ओवर x -1 इज इक्वल टू 3। अब क्या करें? अब x हमारे पास उल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। 2 ओवर x इज इक्वल टू 4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x को इधर भेज दें, 4 को इधर ले आए, तो हम कह सकते हैं 2 ओवर 4 इज इक्वल टू x, 0.5 इज इक्वल टू x। 27 ओवर 2 आ रहा है, जिसे हम 13.5 भी कह सकते हैं, -4 आ रहा है, और 1 ओवर 2 यानी कि 0.5 आ रहा है। वेरी गुड। आखिरकार एक इससे नेक्स्ट लेवल चीज, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं, वो आ रही हैं, तो क्या तरीकेकार है? बुक ने आपको 2 तरीके बताए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। तीसरा तरीका, वो जो मैंने जान के बुक में नहीं लिखा, वो खास उन लोगों के लिए जो मुझसे मिलने आए हैं। ऑनलाइन वालों की हम रिकॉर्डिंग ऑफ करा देंगे, मजाक कर रहा हूं, उन्हें भी बताएंगे। अच्छा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब तरीके आपने तीनों सीख रहे हैं, लेकिन यूज हम तीसरा वाला ही करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब तरीका नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन। हम चाहते हैं कि हमारे पास x की कोई वैल्यू निकल आए, हम उठा के दूसरी वैल्यू में पुट कर दें। अब x की कोई वैल्यू निकालने का क्या तरीकेकार होगा? अगर हम इसमें से x को अकेला करना चाहें, क्या करेंगे? 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y, ये वाला -3y उधर जाके प्लस हो जाएगा। x के साथ 2 लिखा है, हमें पसंद नहीं आ रहा, हम कहेंगे x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y ओवर 2। सेंस बन रही है? x की हमने जबरदस्ती को वैल्यू बना ली। अब ये वैल्यू बना के हम पुट कर देंगे इधर। हमने कहा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी? 7 प्लस 3y ओवर 2 प्लस y इज इक्वल टू 1। करें मल्टीप्लाई, 4 7 जा प्लस 4 3 जा, ले जी। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 28 प्लस 12y, ये जो है डबल हो जाएगा। ये जो नीचे वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कह सकते हैं 28 प्लस 12y प्लस 2y इज इक्वल टू 2। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14y इज इक्वल टू 2 माइनस 28, और y किसके साथ है? y इसके साथ है। तो क्या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू -30, बल्कि ये प्लस है कि माइनस है? -28 में 2 ऐड हो रहा है, हम इसे कहेंगे -26। -26 ओवर 14 मजीद सॉल्व हो सकता है? हाँ जी। 2 13 जा 26 और 2 7 जा 14। हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू -13 ओवर 7। अब x हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास x की कोई जबरदस्ती वाली वैल्यू तो है ना, इसके अंदर हम ये पुट कर देते हैं। हमने कहा x इज इक्वल टू, इधर करता हूं, अभी तक हमने ये हिसाब लगाया, तरीका ज़रा लंबा है, क्या ख्याल है? x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू y की क्या वैल्यू है? -13 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 7 प्लस -39 ओवर 7 डिवाइडेड बाय 2। करें मजीद सॉल्व। अब मैं जरा टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर पे लेके जा रहा हूं, हाथ से हमें करने लगे तो
हाँ कैलकुलेटर निकालें। फ्रैक्शन में हमने लिखा 7 प्लस ब्रैकेट में -39/7 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 5/7। मैं यहां किसी कोने पे लिख रहा हूं ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। x है आपका 5/7 और y है आपका -13/7। तरीका पसंद आया? मुझे भी नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला तरीका देखते हैं। कर सकते थे, यस। दूसरा तरीका, इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर दो, लेकिन उस माइनस वाले तरीके के लिए कोई कोफिशिएंट्स बराबर होने चाहिए, या दोनों जगह 2x हो या दोनों जगह 3y हो। तो जबरदस्ती बराबर करने के लिए हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो क्या हमारे कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे? हमने इस सारे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। हमने कहा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 14। अब हम एक दूसरे को माइनस कर सकते हैं। हमने ये वाली इक्वेशन अब इसके नीचे लिखी, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशंस को आपस में माइनस करने के आदाब कुछ यूं होते हैं कि इन सारों के साइंस रिवर्स हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस। 4x माइनस 4x क्या बना? कट गया। -6 माइनस वाई क्या बना? -7y इज इक्वल टू 14 माइनस 1 क्या बना? y इज इक्वल टू -13/7। चेक करें कि यही नहीं आया। अब ये y इज इक्वल टू -13 और y इनमें से किसी इक्वेशन में हम पुट कर दें। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू -13/7 इज इक्वल टू 7। करें कैलकुलेट। 2x माइनस, बल्कि माइनस माइनस प्लस, प्लस 39/7। 7 माइनस 39/7 क्या होता है? 10/7। 2x इज इक्वल टू 10/7। x इज इक्वल टू, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 5/7। क्या x इक्वल टू 5/7 ही नहीं था? दूसरा तरीका कैसा लगा? यहां से समझ नहीं आई। आपके पास y इज इक्वल टू -13/7 आ रहा है। आपने पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। पहली इक्वेशन थी 2x, ये वाला 2x माइनस 3y। y की वैल्यू हमने -13/7 पुट कर दी। -3 -13 से मल्टीप्लाई हुआ, +39 आ गया। 7 वैसा का वैसा है। अब आगे मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर पे लिखा 7 माइनस 39/7, तो आंसर आया 10/7। अब x के साथ 2 है, 2 को x को हमने अकेला करना है। 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, तो ये 10 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ? 5। और ये 5 और 7 वही वाला 5 और 7 है जो पहले हमने इतने लंबे रूट से निकाला था। मैं दोबारा पूछूं, ये वाला तरीका कैसा लगा? पहले वाले से आसान था। अब हमारे पास है तीसरा वाला तरीका, जो कि मैंने जान के इधर नहीं लिखा। ये खास जो लोग क्लास में आते हैं उनके लिए होता है। 4x, ये मैंने उससे आगे मिटा दिया। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या हाथ में होगा? कैलकुलेटर उठा लें। कैलकुलेटर पे कहीं, ऑनलाइन वाले जरा गौर करें, अपना कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ब्राउन कलर से या किसी और रंग बिरंगे कलर से सेटअप। मिला? सेटअप पे क्लिक कर दें। हमने कहा 1 सेटअप दबाएं। कोई इस किस्म की वैल्यू, इस किस्म की स्क्रीन आ रही होगी, कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स, स्टैट्स, बेसन, इक्वेशन, मैट्रिक्स, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें से ढूंढने आप करना क्या चाह रहे हैं। आप इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो गौर करें, जरूर किसी कोने में लिखा होगा 5EQN। शायद 5 के बजाय कुछ और लिखा हो, लेकिन इक्वेशन जरूर लिखा होगा। इक्वेशन मिला? इक्वेशन मिला? इक्वेशन पे क्लिक करें, कुछ इस किस्म का व्यू आएगा। इस किस्म की कुछ चीजें नजर आ रही हैं कैलकुलेटर पे।
अब जरा गौर करें, जो आपके सामने चीजें नजर आ रही हैं इनमें से हमसे रेलेवेंट वाला कौन है? x प्लस वाई या x प्लस वाई प्लस जी या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी? हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? इस तरह की इक्वेशन जब आपके पास एक x है एक y है, तो 1 पे क्लिक करें। कुछ इस किस्म का व्यू आया। अब यहां आपने वैल्यूज पुट करनी है x और y की। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट क्या है? दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? वैल्यूज पुट करके देखें जरा। 2 -3 7 4 1 1। मैं एक एक बंदे के सर पे आगे कैलकुलेटर उसका देखूंगा एक्स और वाई का क्या आंसर है। हाँ जी, एक्स क्या आता है? शाबाश। कैलकुलेटर, शाबाश। कैलकुलेटर। तमाम अवाम एक्स और वाई निकालना सीख गई है, मुबारक हो। अब बताएं, पहला तरीका अच्छा था, दूसरा तरीका अच्छा था कि तीसरा? तीसरा। अवाम कह रही है तीसरा। तो अब क्यों ना तीसरे तरीके से अगली 2 एग्जांपल्स भी कर लें। एग्जांपल नंबर 2 में x की वैल्यू क्या है? 3। y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट क्या है? खवातीन क्यों नहीं सुन रही? नो रिप्लाई। x की वैल्यू क्या है? 2। y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट क्या है? 5। x और y क्या है? क्या आप लोगों का भी, बाकी सबका भी यही आ रहा है? देख लें जरा, गौर करें। थीम चेक कर रहे हैं। हर सवाल के एंड पे नीचे डिनोमिनेटर में 7 जरूर आ रहा है। इसका भी 18/7 और 1/7 है। ले जी, तीसरा भी चेक कर लें। x की वैल्यू क्या है? 4। y की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट क्या है? तो x की वैल्यू क्या है दूसरी एग्जांपल इक्वेशन में? y की वैल्यू क्या है? 8। उसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? आप लोग नहीं बताएंगे, ऑनलाइन वाले बताएंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऑनलाइन वालों की आवाज आई है। 17/14 और 13/7। हाँ भाई, थीम समझ आ रहा है, तरीके समझ आए हैं तीनों। और अगर लीनियर इक्वेशन आपसे सॉल्व करवा ली जाए, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपके कैलकुलेटर में सेल खत्म हो गए तो पहले दोनों दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। मैं ये सुनना चाह रहा था। हाँ जी, आप इसकी भी देख लें। 5/7 और -13/7 आंसर था। 18/7 1/7 आंसर था। और आखिर में 1/14, ये पता नहीं क्यों हो गया, इसकी जगह भी 7 होना चाहिए था। हाँ। नेक्स्ट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। वंस अगेन आपने फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में इस वाले तरीके से बड़ा सर खपाया होगा। कुछ इस किस्म की चीजें होती थी कि 2 नंबर्स ऐसे सोचें कि उन्हें ऐड करो तो बीच वाला नंबर आ जाए और उन्हें मल्टीप्लाई करो तो आखिर वाला नंबर आ जाए। वंस अगेन मैं आप लोगों को गुड न्यूज देना चाहूंगा कि आप ये वाला चीज भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलो एक दफा तो एटलीस्ट हम कोशिश करें ना विदाउट कैलकुलेटर। बताएं जी, x + 5x + 6 कौन से ऐसे 2 नंबर होंगे जिन्हें ऐड करें तो आएगा 2 और 3। 2 और 3 को ऐड करो तो 5 आता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। तो हम क्या लिखेंगे? x + 2 × x + 2 = 0। क्या बन जाएगा? x = -3, x = -2। ये वाला तरीका याद है ना कि ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है और ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। x + 2 = 0 का क्या मतलब है? x = -3। फैक्टराइजेशन कुछ कुछ याद आई? अब आए कैलकुलेटर की तरफ वापस। स्टेप 1 सेटअप, स्टेप 2 इक्वेशंस। अब इसमें गौर करें, कौन सी वाली ऐसी इक्वेशन है जहां x² आ रहा है? x²। किसमें? 3। वेरी गुड। 3 पे क्लिक करें जरा। कुछ इस किस्म का व्यू आ रहा होगा।
अब यहां एक चीज जो गौर करने वाली है, आपका कैलकुलेटर आपके साथ हल्का सा धोखा करेगा। लीनियर इक्वेशन के केस में वो कहता था मुझे बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। गौर करें जरा, यहां बड़ी गलतियां करते हैं लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में वो कहेगा वो वाली इक्वेशन जिसकी स्क्वायर जिसमें आता हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए लीनियर इक्वेशन में सी राइट साइड पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी लेफ्ट साइड पे है। लोग यहां बहुत गलती करते हैं, यकीन माने वो ये नहीं सोचते कि सी आपने इस साइड पे रखना है कि इस साइड पे रखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि रट्टा लगा लें, मैं कहूंगा कैलकुलेटर, जब भी आप कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैलकुलेटर आपको हिंट दे सॉरी कैलकुलेटर आपको हिंट देगा कि मुझे कांस्टेंट किधर चाहिए, राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे। लीनियर इक्वेशन के केस में राइट साइड पे और इसके केस में लेफ्ट साइड पे। अब देखें इस केस में हमारा कांस्टेंट किधर है, लेफ्ट साइड पे, तो क्या हमें इसका साइन चेंज करने की जरूरत है? नहीं। इक्वेशन फॉर्म में गए, एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है? सिंपल एक्स की क्या वैल्यू है और कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 6 लिखें या -6 लिखें? 6 लिखें। आंसर देखें क्या आता है। कैलकुलेटर कहता है -2 और -3। हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या निकाला था? सुभान अल्लाह। अब बताएं इस रूट से करने हैं कैलकुलेटर से करने हैं? अगले 2 सवाल इस रूट से। यार इस रूट जरा मुश्किल है, चलो देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। अब जिन साहब को ये सोल्यूशन ज्यादा पसंद है खुद मुझे सोच के बताएं कौन से ऐसे दो नंबर्स इन्हें ऐड करो तो। शाबाश शाबाश। अच्छा -1 और क्या? -7 x -7 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 आ गया और x इज इक्वल टू -2 आ गया। आ गया। अब कैलकुलेटर से पूछें कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। -2 और 7, हाँ जी आ रहा है कि कोई नहीं? 7 और -2 ही आ रहा है। चलें तीसरा भी देख लें, -9। कोई से दो नंबर जो ऐड होके ये बने और लेस और -5 -4 को ऐड करें तो -9 बनता है। यस। और अगर -9 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो +20 बनता है। मुबारक हो। आपका क्या बनेगा? x -4 x -5 यानी कि x इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5। कैलकुलेटर से भी एक दफा पूछ लें। 1 -9 और +20, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 4। मजा आया? x इक्वल टू -2 और -3 था, x इक्वल टू 7 और -2 ही था और x इक्वल टू +4 और +5 ही है। बारे को ये वाला पेज भी हो गया। नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटीज। इक्वालिटीज ये वाले साइन कुछ देखे देखे लग रहे हैं। ग्रेटर देन लेस देन। मुझे आज भी क्लास 3 की एक मेमोरी याद है कि मुझे ये याद नहीं होते थे ये स्मॉलर देन कौन सा है, ग्रेटर देन वाला कौन सा है। मैंने क्लास में सवाल कर दिया, मैंने कहा मैडम मुझे नहीं याद होते ये लेस देन वाला कौन सा होता है, स्मॉल वाला कौन सा होता है। उन्होंने कहा बेटा देखो 1 इज लेस देन 5। इमेजिन करो कि मगरमच्छ है और मगरमच्छ का मुंह हमेशा बड़ी फिगर की तरफ होता है और कितने कोई 30-40 साल हो गए मुझे वाली एग्जांपल नहीं भूलती। तो अब आपने भी वाली एग्जांपल याद रखनी है कि मगरमच्छ का मुंह हमेशा बड़ी वाली साइड पे होता है। बड़ा नंबर जिस साइड में मगरमच्छ का मुंह है वो बड़ा है। अब वापस आते हैं इसकी तरफ। ax + b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो कौन सी मगरमच्छ का मुंह किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे। तो हम कहेंगे कि ax + b जो है वो c से बड़ा है। मगरमच्छ का मुंह बड़े की तरफ है। मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। चले मैं इसकी तरफ इशारा कर लेता हूं। ax + b इज ग्रेटर देन c। अच्छा अब आपके पास दो तरह के साइंस आ रहे होंगे। इसका और इसका तो समझ आती है कि मगरमच्छ का मुंह इस तरफ है, मगरमच्छ का मुंह इस तरफ है। दूसरा एक साइन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर हम कहें कि 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, क्या ये बात सच है? या ये इससे छोटा हो या इससे बराबर हो, हम कहेंगे यस ये बात सच है। लेकिन अगर हम कहें 5 इज स्मॉलर देन 5, तो क्या ये बात सच है? नहीं, हम कहेंगे कि ये बात सच नहीं है। अब वापस आते हैं अपने सवालों की तरफ। वो हमसे क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर प्लस माइनस हो तो आपने इन साइंस को नहीं छेड़ना, लेकिन अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो साइन है वो हो जाएगा चेंज। अब आपके पास कुछ लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व हुई है, ऐसे जरा बल्कि खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। एक को तो एटलीस्ट हम खुद सॉल्व करें ना, बाकी नोट्स तो आपके पास हैं ही, आप कर ही सकते हैं। टू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7। अब हम चाहते हैं क्या है? हम चाहते हैं कि x की कोई फिगर निकल आए। वंस अगेन तरीकेकार वही है जो आपने रखा था नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने में कि x को अकेला छोड़ दें। 2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस 5, 2x इज ग्रेटर देन 12, x इज ग्रेटर देन 6। सॉल्व हो गया। आंसर क्या कह रहा है वो? x इज ग्रेटर देन 6। अगला वाला भी एक नजर देख लें। 3 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एक सिर्फ इसमें यूनिक चीज ये कि अगर आप एक साइड को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x इज, पहले मगरमच्छ का मुंह राइट साइड पे था, अब लेफ्ट हो गया। हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। नहीं, साइन खत्म हो जाएगा तो फिर तो आप तो ऐसे करेंगे। इक्वेशन कभी ऐसा हुआ है कि इक्वेशन खत्म हो गई हो? नहीं, वो माइनस साइन, हाँ माइनस साइन नहीं, माइनस साइन फिर भी रहेगा। -1 देख इस तरह था ना, -2 x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। क्या बना इसका? 2 डिवाइडेड बाय -2 हो गया। तो अब इस केस में चूंकि साइन इज इक्वल टू -1 आ रहा है, इसलिए ये ऑपोजिट हो जाएगा, अभी भी -1 रहेगा। और नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है, कर लेते हैं। अब इतना कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। 4x प्लस 6 -4x है, -4x कर लेते हैं। -4x प्लस 6 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू कितना? 14। -4x इज स्मॉलर देन कितना? 14 -6 कितना हो जाएगा? 8। अब वंस अगेन वही वाला तरीकेकार, चूंकि हम किसी माइनस फिगर से डिवाइड कर रहे हैं, x हम लिखेंगे ग्रेटर देन कितना? -2। और अगर हम ये -4 ना करते हैं तो हमारा क्या आता? x इज ग्रेटर देन 2, x इज स्मॉलर देन 2। और हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक, 6:10 हुए इंशाल्लाह, बस हम फ्री होने ही वाले हैं। 11 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वालिटीज। आपके सामने खूबसूरत सा पर्पल कलर का हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल बता दो या इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स बता दो, तो हम कैसे बता सकते हैं? हम अपने हाथ से खुद बनाएंगे। पहले तो बुक ने आपको जो इनइक्वालिटीज की एग्जांपल दी वो सारी आपको दी है 2 वेरिएबल्स वाली, कोई टेंशन नहीं, हम 1 वेरिएबल वाली भी देख लेते हैं। मुझे कोई एक कंस्ट्रेंट बता दें कि x आपका किसी फला नंबर से आगे नहीं जा सकता। 5 से हमने कहा कि x शुड बी ग्रेटर देन या स्मॉलर देन 5, दोनों। हम दोनों करके देखेंगे। एक केस है आपका x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, और एक आपका होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इस पे ढूंढे x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? x1, x2, x3, x यहां 4 और x यहां जाके बनेगा 5। अब हम एक ऐसी लाइन अगर लगा दें कि x आपका 5 से ज्यादा ना हो। पहले तो हमने एक लाइन लगा दी एग्जैक्ट x पे। इस लाइन का मतलब क्या है? आपका x कोऑर्डिनेट हमेशा x रहेगा, आपका y जो मर्जी हो जाए। यहां आपका y1 है, यहां आपका y2 है, लेकिन जो मर्जी कर लें x आपका 5 ही रहेगा। एग्री करते हैं? अब इक्वालिटी को ग्राफिकल, वो हमसे ये नहीं कह रहा है इक्वालिटी बनाओ, वो कह रहा है इक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम किस तरह कर सकते हैं कि अगर वो हमसे कहे कि x इज स्मॉलर देन 5,
तो हम इस सारे एरिया को कलर कर देंगे, हम कहेंगे ये हमारा शेडेड एरिया है, ये हमारा फीजिबल रीजन है। अभी शेडेड एरिया को सुना सुना लग रहा है चैप्टर 4 वालों। सो हम कहेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वालिटी ये कि ये सारा का सारा एरिया x स्मॉलर देन 5 की कैटेगरी में आता है। सेंस बन रही है? अगर हम ऑपोजिट करें, हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन 5, हम कहेंगे इससे आगे जितना मर्जी ग्राफ है वो सारा हमारा शेडेड एरिया है, वो सारा का सारा वो एरिया है कि जहां हमारी जो है बात वो सच्ची हो जाएगी, x आपका 5 से ज्यादा ही होगा। तो ये शेडेड एरिया और ये चीज समझ आ रही है? ये था आसान चीज। अब अगर वो आपको एक ज्यादा इनइक्वालिटी दे दे तो क्या करेंगे? उसने कहा कि इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल अगर हो तो स्ट्रिक्टली आपने कह देना है कि x इज स्मॉलर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। अगर तो आपके x से ज्यादा इक्वालिटीज हैं, अगर इस तरह की कोई चीज है कि y इज स्मॉलर देन 2x माइनस 3, चलें ग्रेटर देन कर लें, y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3 को अगर हम रीअरेंज करें, y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3। अब हमें चाहिए x और y की एक्सट्रीम वैल्यूज, वो कैसे निकालेंगे? थोड़ी देर पहले इंटरसेप्ट पढ़ा था। अगर हम y को 0 कर दें, क्या हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3? मजीद अगर हम इसे सॉल्व करें, 2x मतलब इज इक्वल टू, नहीं बल्कि 3, पॉजिटिव 3 इज ग्रेटर देन 2x, 3 over 2 इज ग्रेटर देन 2 मतलब x, तो x की कुछ इक्वालिटी बनती नजर आई, 3 over 2, जिससे हम प्यार से 1.33 भी कह सकते हैं, सॉरी हाँ 1.5 कह सकते हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हमें y की कोई एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी हो, हम कैसे निकालेंगे? x 0 कर देंगे, हम कहेंगे y इज ग्रेटर देन माइनस 3। अब ग्राफ पे हमें ऐसे कौन से एरियाज मिलेंगे कि x आपका 3 over 2 से कितना हो, स्मॉलर हो, और y आपका -3 से कितना हो, ग्रेटर हो कि स्मॉलर हो? ग्रेटर हो। तो -3 किधर होता है? इधर होता है। इससे ऊपर ऊपर वाला एरिया और किससे पीछे पीछे वाला एरिया, x इज स्मॉलर देन 3 over 2 या 1.5 यहां होगा। तो हमने एक पॉइंट यहां लगाया, एक पॉइंट यहां लगाया, इसके बीच में एक लाइन लगा दी। अब ये आपका शेडेड रीजन है, सिर्फ इस एरिया ही आपके लिए सेफ है, सिर्फ वो वाला एरिया ही है जिस पे आपकी जो बातें हैं वो पूरी हो जाएंगी कि आपका y भी 3 से ज्यादा हो, -3 से ज्यादा। देखें यहां -3 है, इसमें आंखें बंद करके किसी भी पॉइंट पे अगर टिक लगा दूं, क्या वो मेरी इक्वालिटी पे पूरा उतरेगा? मैंने इधर टिक लगाया, इधर आपका x क्या है? 1। क्या आपका 1 जो है वो 1.5 से स्मॉल है? वेरी गुड। आपका y क्या है? -1, यहां हमने कहा यहां -1 है। क्या आपका -1 अभी भी ग्रेटर देन -3 है? समझ आई हमने किया क्या? हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लिए, इंटरसेप्ट निकाल लिए कि लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कहां इंटरसेप्ट करेगी, और इसके बीच में लाइन लगा के जो हमारा ये वाला एरिया है, शेडेड एरिया है, ये हमारा फीजिबल रीजन है, इसके अंदर हम कोई भी पॉइंट बनाए वो इन दोनों शर्तों पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। तरीकेकार समझ आया? एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली और उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया। 2 सवाल और फिर आज के लिए छुट्टी, या चलो एक और कर लेते हैं। बताएं एग्जांपल 2 मजे की लग रही है? 3 तो बहुत ही मजे की है। x प्लस y इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन 5। x प्लस y, एक मिनट से हल्का सा रेस करते हैं, इज ग्रेटर देन 5। y 0 कर दिया, क्या आपके पास आया? x इज ग्रेटर देन 5, y x 0 कर दिया, y क्या आया? y इज ग्रेटर देन 5। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, x यहां 1 है, यहां 5 था, हमने यहां डॉट लगा दिया। y 5 किधर हुआ? यहां 3 था तो यहां 4 हो जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, यहां बड़ा सा डॉट बना दिया। अब लाइन हमने खींच दी। अब पहले तो ये सोचें कि इसके
ओ सॉरी, हम माइनस, पिछले क्वेश्चन में नेगेटिव से हम खेल रहे थे इसलिए हमने y पॉजिटिव यहां होगा, राइट, x पॉजिटिव यहां होगा, लाइन खींच दी, सीधी लग गई, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह के फजल से। अब बताएं कौन सा वाला शेड एरिया हमारे लिए फिजिबल है। अगर मैं आंखें बंद करके यहां पॉइंट लगाऊं, क्या ये हमारे शेडेड एरिया में है? x की वैल्यू क्या है? 5 से थोड़ी सी कम है, 4 है। y की वैल्यू क्या है? 4.3। तो क्या हमारी दोनों चीजें पूरी उतर रही हैं उस पे? मतलब या एट अ टाइम, अगर हम इसके अंदर हैं, हम कहें कि यहां, हम कहेंगे कि हमारी दोनों चीजें पूरी उतर रही हैं, y से भी 5 से भी स्मॉल है, और मतलब x और y दोनों आपके 5 से स्मॉल है, तो वंस अगेन हमारा ये शेडेड एरिया होगा। तो ये था आपकी इनइक्वालिटीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर आपका y पॉजिटिव है, इधर y आपका नेगेटिव है, जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे आप कहते हैं ओरिजिन। तो ये था हमारा सारा मैथ्स का सिलेबस। अगली 1-2 क्लासेस में हम करेंगे प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस? आई कैप ने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया हुआ है QAT का, उसमें मैथ्स के कोई 30 एक सवाल है, वो इंशाल्लाह सारे के सारे हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, इजाज़त दी जाए अगले जुमे तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम।